जाने तमन्ना तुझे मेरा अनुष्का का किस नंबर 29। सिकंदर, मुझे वो किसी भी हाल में चाहिए, वरना मैं क्या कर गुजरूंगा तुम जानते ही हो। सैतान शर ने बालकनी में खड़े अपनी आवाज़ को सख्त लेकिन काफ़ी हद तक आहिस्ता रखने की कोशिश की। वो नहीं चाहता था कि अरीज़े अभी उठे। मैं पहुंच रहा हूँ, अगर ऐसा हुआ तो इतना याद रखो, इसको ऐसा सबक याद कराऊंगा कि इसकी 7 नस्लें याद रखेंगी। जैदान दौड़ते सिकंदर को फ़ोन से ही खौफजदा कर गया, जो खुद इस वाक़ये के बाद बहुत गुस्से में था। जैदान की धाड़ पर अरीसे की आंख खुली। इसने लेटे हुए ही बेड की दूसरी तरफ देखा, लेकिन जैदान वहाँ नहीं बल्कि बालकनी में खड़ा किसी पर चिल्ला रहा था। अरीसे को इसकी बात तो सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन ऐसा ज़रूर समझ आ रहा था कि वो काफ़ी गुस्से में है। अरीसे को सबसे ज़्यादा जैदान के गुस्से से ही डर लगता था। अभी भी अरीसे कम्फर्ट को अपनी मुट्ठियों में भींचे इसकी तेज़ आवाज़ सुन रही थी, जो मुसलसल आ रही थी। कुछ मिनट्स बाद बालकनी के स्लाइडिंग डोर खुलने और बंद होने की आवाज़ आई तो अरीसे अपनी आंखें सख्ती से बंद कर गई। इतनी जल्दी उठ गई हो? अभी तो बहुत सारा सोना था तुम्हें। जैदान अरीसे के पास बेड पर बैठते इस पर झुके इसे देख रहा था, जो जानबूझकर सोती बनने की कोशिश में थी। जैदान ने इस के बालों की शरारती लौटों को इसके कान के पीछे अड़साते गंभीर लहजे से कहा, जिस पर अरीसे ने अपनी खूबसूरत आंखों को हैरत से खोलते इसकी तरफ देखा, जिसके काले स्याह बाल इसकी पेशानी पर बिखरे हुए इसकी कुशादा पेशानी को छिपा गए। वो इस वक्त सिर्फ ट्राउजर पर ब्लैक सैंडो पहने हुआ था। इसका सफ़ेद कुशादा सीना सैंडो से देखते अरीसे ने बेख्तियार नजरें फेरी थी। वो अभी भी बेड पर खुद पर अच्छे से कंफर्ट लपेटे हुए थी। वो इस वक्त जिस हालत में कंफर्ट में मौजूद थी, सोच सोच कर ही इसके माथे पर पसीना आ रहा था। जैदान को ज़रूरी काम के लिए निकलना था, इसीलिए अपने लब रखते नरम लहजे से कहा, अगर आप जा रहे तो मुझे घर भेज दें। मैं अकेली यहाँ क्या करूँगी। अरीसे पहले रवानी और बाद में जैदान के इसके जाने की बात पर बिगड़ते तेवर पर अटकते हुए अपना जुमला मुकम्मल कर गए। मेरी जान, तुम मेरा इंतज़ार करना ना यहाँ रहकर। जैदान इसके गालों पर भी अपने दांत नरमी से गाड़ते बोला, लेकिन अरीसे, मैं जब आऊँगा तब जाएंगे और आकर देखूँगा आज जाना भी है या नहीं। जैदान अरीसे की बात सख्त लहजे से काट गया और इसके होंठों पर अपने लब रखे तो अरीसे की सांसें एकदम उखड़ी। और जैदान शौक की शिद्दत पर कल से ऐसे ही कांप रही थी। जब जैदान नरमी से इसके होंठों को नम करते इसकी सांसें कुछ सेकंड्स के लिए खींचते इससे दूर हुआ। अरीसे अपनी इतनी जल्दी जान खलासी पर शुक्र करती कंफर्ट मुँह तक ओढ़े अपनी नाराज़गी का इजहार कर गई। अच्छा इधर देखो। जैदान ने फ़ौरन इसके मुंह से कंफर्ट हटाया। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा और टाइम से शाह हवेली पहुंचा दूंगा अपनी जान को। जैदान अरीसे के गाल पर अपनी उंगलियां फेरते अरीसे के गालों पर सुर्खी लाने की वजह बना। वैसे अहम काम ना होता तो मैं आज सारा दिन इन गालों की लाली चुनते ही गुजार देता। जैदान दोबारा से इसके गर्म होते गालों पर शिद्दत से बोसा देते बाथरूम की तरफ बढ़ा, क्योंकि अगर वो थोड़ी देर और यहाँ रहता तो अपने जुनून को एजियों को रोक ना पाता। रेहान शाह अपनी ड्यूटी से कुछ देर ब्रेक लेकर अपने रूम में रेस्ट करने के लिए आया। वो और दुआ कल रात अच्छा खासा थके हुए थे, लेकिन कुछ इमरजेंसी की वजह से इन्हें सुबह ड्यूटी के लिए आना पड़ा। वो दोनों अपने हॉस्पिटल पर दिन रात मेहनत करते थे, इसीलिए इनका हॉस्पिटल शहर के सबसे मशहूर और अच्छे हॉस्पिटल में आता था। अभी भी सुबह से वो दोनों इसी इमरजेंसी में बिजी थे, जिसमें एक फैमिली के कार एक्सीडेंट की वजह से बहुत से लोग सीरियस कंडीशन में यहाँ लाए गए थे। अब दोपहर के 3 बजे तक सब कुछ नॉर्मल होने के बाद ही रेहान शाह कुछ देर के लिए रेस्ट करने अपने रूम में आया था, जब कमरे के दरवाजे पर नॉक करके दुआ हाथ में 2 कॉफ़ी के मग लिए एहतियात से इसके बेड की तरफ बढ़ी, क्योंकि कमरे में एक लाइट के अलावा तमाम लाइट्स ऑफ थे। दरवाज़ा लॉक कर दो दुआ। रेहान ने अपनी शर्ट को पैंट से निकालते ऊपरी 2 बटन खोलते दुआ को गहरी निगाहों से देखा, जो हमेशा इसकी आंखों को सुकून देती थी। रेहान ने इसे देखते हुए ही बाजुओं के बटन खोले और कफ फोल्ड करते थके हुए लहजे से कहा, आप कॉफ़ी पीकर रेस्ट करें, मैं अपने रूम में जाती हूँ। दुआ ने अफसुर्दा से लहजे से कहा, डोर लॉक करके यहाँ ही आ जाओ, अपने रूम में जाने की ज़रूरत नहीं। रेहान दुआ की अफसुर्दी को अच्छे से समझ रहा था, इसीलिए वो इसे इसके रूम में अकेले नहीं भेजना चाहता था। जब दुआ भी कॉफ़ी की ट्रे को टेबल पर रखते डोर लॉक करते वापस मुड़ी और कॉफ़ी लेते रेहान के पास ही
पर बैठ गई। दुआ रेहान ने खामोशी से काफ़ी पीती दुआ को मुखातिब किया, जो दोबारा रोने के चक्कर में थे, क्योंकि आज आने वाले एक्सीडेंट में एक फ़ीमेल की डेथ हो गई थी और इसके 2 छोटे-छोटे बच्चे भी इसके साथ थे। लेकिन मौजज़ाती तौर पर बाकी सब घरवाले इस हादसे में महफूज थे। दुआ तब से इन बच्चों को देख कर उदास थी और अब तक वो दोनों भी औलाद की नेमत से महरूम थे, तो दुआ इस महरूमी को ज़्यादा महसूस करती थी। इसीलिए आज वो अपने आंसू बार बार बहा रही थी। रेहान ने अपने कॉफ़ी वाले मग को सामने टेबल पर रखते खोई खोई से दुआ की कमर में हाथ डाले इसे होश की दुनिया में लापटका। बेगम साहिबा, आप जानती हैं मैंने आपको यहाँ कॉफ़ी पीने या आराम करने नहीं बुलाया, बल्कि रेहान दुआ की हल्की नम आंखों पर अपने लब रखते बोला। क्या बल्कि रेहान? दुआ सीधी होती रेहान की तरफ देखने लगी। कल रात जो वादा थकावट की नज़र हो गया वो अभी पूरा किया जाए। रेहान ने इसके वाइट कोट को उतारते पास पड़े टेबल पर फेंका। यहाँ वादा पूरा कैसे करूँ? दुआ रेहान की अनोखी फरमाइश पर हैरान होती बोली। जैसे घर पर करने वाली थी। रेहान ने अब दुआ का दुपट्टा भी इसके गले से निकालते टेबल पर फेंका और इसकी गर्दन पर झुकते अपने दांत पूरी शिद्दत से गाड़े। रेहान, काफ़ी गिर जाएगी। दुआ ने अपने कांपते हाथों से मुश्किल कॉफ़ी वाले मग को संभालते भारी होती सांसों से कहा। जब रेहान दुआ से दूर होता कॉफ़ी का मग कप इसके हाथ से लेते पास पड़े टेबल पर अपने कप के साथ रख गया और हक्की बक्की बैठी दुआ को अपनी तरफ खींचते अपना एक हाथ इसकी कमर और एक इसकी गर्दन पर रखते इसके गुलाबी होंठों पर अपने सुर्ख होंठों में भर गया। वो इसके होंठों को अपने होंठों में जकड़े इसकी सांसों को शिद्दत से पीता इसे बेड पर पीछे की तरफ गिरा गया। रेहान मसरूफियत की वजह से आज 4 दिन बाद इसके करीब आया था और इसके करीब आते ही वो इसके जवां जज्बों में एक तुग़यानी बर्पा कर गई। रेहान इसकी सांसों को बेताबी से इनहेल करते अब अपने हाथों से इसकी धड़कनों को कभी नरमी और कभी सख्ती से छू रहा था। शुरू में दुआ भी रेहान की शिद्दतों में भरपूर साथ देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रेहान शाह की आज की शिद्दत पसंदी का साथ देना दुआ जैसी नाजुक जान के लिए कहाँ मुमकिन था। रेहान दुआ की रुकती हुई सांसों को महसूस करते इसके अपनी शिद्दतों से सुर्ख कंधारी होते होंठों से दूर हटा और गहरे सांस लेते इसकी गहरे आंखों में देख गया, जो खुद लरसती पलकों से गहरे सांस लेती अपनी सांसें दुरुस्त कर रही थी। रेहान, यहाँ ये सब दुआ ने अपनी बिगड़ती सांसों से अपने डिसेंट से शोहर को देखा, जो सबके सामने एक कूल माइंडेड इंसान था, लेकिन दुआ के लिए वो अलग ही शिद्दत पसंदी रखता था, जो शादी के इतने अरसे में बढ़ी ही थी। हाँ, आज यहाँ ये सब होगा क्योंकि अब मेरी जान तुमसे कुछ पल भी दूरी बर्दाश्त नहीं मुझे। रेहान दुआ की शर्ट की जिप पर हाथ रखते इसे एक पल में खोलते कंधों से नीचे खुसका गया। दुआ बस अपने आप को रेहान की शिद्दतों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार कर रही थी। जब रेहान शर्ट को इसके तन से जुदा करते इसकी लाइट ग्रीन सब टिप्स में उंगली फंसाए अपने करीब कर गया। तो इजाज़त है माई लव कि आपकी रूह तक का सफ़र कर सको। रेहान ने दुआ की साफ शफाफ गर्दन पर अपने होठों को नरमी से फेरते इसे गीला किया तो दुआ ने अपने दोनों बाजू इसकी गर्दन में डालते अपने तरीके से इजाज़त दी, जिस पर रेहान मुस्कुराते हुए दुआ के ऊपर से उठता अपनी शर्ट के बटन खोलते शर्ट और अपनी सैंडों को सेकंड्स में दूर उछालते दोबारा दुआ के ऊपर अपना वजन डाल गया। दोनों की धड़कन एक दूसरे के सीने में तेज़ी से धड़क रही थी। जाने तुम में क्या जादू है मेरी जान के तुम्हारे पास आते ही अजीब सा सुकून महसूस होता है। रेहान बेताबी से दुआ को इस आखिरी पर्दे से आज़ाद करते इसकी धड़कनों को वह अपने पहले से दिए गए मध्यम होते निशानों को चूमते वहाँ अपने दांत गाड़ते इन्हें दोबारा से गहरा कर गया। दुआ अपना एक हाथ रेहान के घने सिल्की ब्लैक बालों में सहलाते सिसक रही थी। रेहान ने दुआ को बेड पर सेट करते लुटाया और इसे और खुद को आखिरी पर्दे से भी आज़ाद करते चादर को खुद पर लेते दुआ की थाई पर नरमी से अपने हाथों की मसाज शुरू की और कुछ पल बाद ही इसके होंठों पर झुकते अपने आप को इसके बदन का हिस्सा बना गया, जिस पर दुआ की चीखें रेहान शाह के होंठों में ही मदम हो गई। दोनों की सांसें धोखे की मानी चल रही थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद रेहान की शिद्दत पर दुआ की हल्की सी मज़ाहमत पर वो अपनी शिद्दत मज़ीद बढ़ाता इसकी कमज़ोर सी मज़ाहमत का भी दम तोड़ जाता। आखिरकार रेहान अपनी सारी थकावट इसके अंदर उतारते पुरसकून होता इसे दूर होते तकिए पर गिरा। वो दोनों गहरी सांसों से खुद को नॉर्मल कर रहे थे। रेहान, मैं अपने रूम में जाऊं? दुआ ने भरी होती सांसों से पूछा। क्यों? रेहान ने इसे अपने कंधे पर मुंतकिल करते अपने कुर्बत पर बहने वाले आंसू जो अभी भी इसके गाल को नम किए हुए थे साफ किए। यहाँ कोई आ ना जाए। आज पहली बार वो दोनों यहाँ ऐसे इतने करीब आए थे।
दुआ को डर था कोई स्टाफ मेंबर इस तरफ ना आ जाए। नहीं, कोई नहीं आता, तुम थोड़ी देर रेस्ट करने दो, इसके बाद तुम्हें घर भेज दूंगा, क्योंकि मेरी थकावट समेट के मेरी प्यारी बीवी काफ़ी थक गई होगी। तो रेस्ट करे घर जाकर, ताकि मुझे रात को एकदम फ्रेश मिले, क्योंकि अभी तो ये बस ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। मेरी जान, रेहान ने किसी फिल्म का डायलॉग सुन रखा था जो यहाँ चिपकाकर अपने बेगम के होश उड़ाए। वो, रेहान फुल हाल सो जाओ, नहीं तो यहीं बाकी पिक्चर का आगाज हो जाएगा। रेहान ने इसके माथे पर बोसा देते आंखें मूंद ली, क्योंकि इसे 1 घंटे बाद ड्यूटी पर वापस जाना था और वो दुआ के दिमाग को आज वाले हादसे से बाहर निकालना चाहता था। तो इसकी कुर्बत में वो हादसा इसके दिमाग से निकल चुका था। रेहान दुआ की गहरी सांसों से इसकी नींद का अंदाज़ा लगाता, मुस्कुराते हुए इसे खुद में बींचे दोबारा आंखें मूंद गया। यार, ये कौन हो सकता? जदान इस वक्त अपने बंगले में रहाम के साथ मौजूद था, जिसे इसने इमरजेंसी कॉल करके बुलाया था। पता नहीं, लेकिन मैं जल्द ही पता लगवा लूँगा कि किसकी ज़रूरत हुई है जदान शाह की फैमिली को टारगेट करने की। जदान शाह को आज सुबह ही एक वीडियो रिसीव हुई थी जिसमें इसके घर के सब मर्दों पर कोई अंधेरे में पिस्तौल ताने खड़ा था। वीडियो में जो इंसान था, इसने खुद को यहाँ तक कि अपने हाथों को भी कवर कर रखा था ताकि जदान शाह इसे आसानी से पकड़ ना सके। पर जदान शाह इसकी फैमिली को टारगेट करने वाले को 7 पर्दों में भी ढूंढ कर निकाल लेता। इसीलिए जदान ने राम को फ़ौरन बुलाया था ताकि फैमिली की सिक्योरिटी को कैसे बढ़ाया जाए और सबको ज़ाती तौर पर भी अलर्ट रहने का कहा जाए। अरहाम, तू कहाँ से आया है? जदान ने अपने मोबाइल पर आए मैसेज को देखते अरहाम शाह से पूछा। घर से ही आया हूँ, अरहाम ने जदान से नजरें चुराते कहा, क्योंकि इसे जदान ने लंदन जाने से मना किया था और वह इसे बिना बताए ही जा रहा था। ये तो घर में था। जदान ने अरहाम को अपने मोबाइल की स्क्रीन दिखाई जिसमें इसकी अभी कुछ देर पहले एयरपोर्ट में दाखिल होते की तस्वीर थी। इसके नीचे कैप्शन में लकी मैन लिखा हुआ था, यानी वो अरहाम को टारगेट करना चाहते थे। और यार, तुझे क्या लगता मैं ऐसे लोगों से डर कर घर में बैठ जाऊंगा? अरहाम ने तस्वीर को गौर से देखते अपनी पेशानी को मसलते जदान शाह से कहा, तो जानता है मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी मेरी फैमिली है और इसी वजह से मैं अब तक यहाँ नहीं आ रहा था। अरे यार, हम डरने नहीं डराने के लिए पैदा हुए हैं। बस एक बार पता चल जाएगा कौन सा दुश्मन अपनी ज़िंदगी से थक गया है। फिर अरहाम ने इसके कंधे पर हाथ रख के कहा, जी भाई। जब इसका फ़ोन रिंग हुआ और इस पर फाज की कॉल देखकर इसने फ़ौरन कॉल अटेंड की। तुम्हें क्या हमने अपनी बहन इसलिए दी है कि तुम उसे जंगलों में छोड़कर खुद बाहर घूमते रहो? फाज ने इसके अच्छे खासे खूबसूरत और महंगे इलाके में मौजूद फार्म हाउस को जंगल से मिला दिया था। भाई, वो वहाँ अकेली नहीं है और सिक्योरिटी का तो आपको अंदाज़ा है ही। जदान ने गुस्से से भड़कते अपने खुद खून को ठंडा किया। इसे अच्छे से पता था कि किस ने फाज भाई से कॉल करवाई थी। मुझे सब अंदाजे हैं। घर का कोई फत तो नहीं ना इसके पास, जबकि इसकी तबीयत भी ख़राब है, फीवर भी है इसे। इसका फीवर तो मैं निकालूंगा जाकर। जदान ने खामोशी से फाज की डांट सुनते दिल में अरीजे को मुखातिब करते दांत पीसे। मामा बोल रही अगले 2 घंटे तक इन्हें अपनी बेटी शाह हवेली चाहिए। तो अगर तुम नहीं ला सकते, मैं ले आता हूँ अपनी बहन को। फाज ने जदान की खामोशी पर आमना शाह का हुक्म इसे सुनाया। आमना शाह तो इसे अरीजे को लाने का बोल चुकी थी, लेकिन फाज अच्छे से जानता था अगर वो अरीजे को अपने साथ ले आता तो इसका खार दिमाग भाई आते ही सारे घर को आसमान पर उठा लेता। और जो शामत अरीजे बेचारी की आती वो अलग थी। ठीक है भाई, हम लोग पहुंच जाते हैं, जदान ने आहिस्ता आवाज़ से कहा। लेकिन फाज को इसके गुस्से का अंदाज़ा हो गया था और एक बात अरीजे ने नहीं कहा आने का। मम्मा ही उदास थी इससे। फाज ने जदान के गुस्से का अंदाज़ा लगाते कहा, जी मिलते हैं थोड़ी देर तक। जदान अल्लाह हाफिज़ बोलते फ़ोन काट गया और गुस्से से फ़ोन को सोफे पर फेंका। यार, वैसे मेरे साथ बहुत बुरी हुई है। यानी बंदा अपने सालों पर कोई रोब ही डाल लेता है, और मेरे दोनों साले मेरे भाई हैं जिनके आगे मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। ऐसा लगता है अरीजे उनकी सगी बेटी है और मुझे सिर्फ पाला है उन्होंने। जदान ने अपना दुखड़ा अरहाम के सामने रोते भरपूर गुस्सा गोद में पड़े कुशन पर 2 मुक्के मार कर निकाला। अब तुझे किस बात का दुख है? साले न मिलने का या सालों पर रोब न डाल पाने का? अरहाम ने मुस्कुराते हुए इसके कंधे पर हाथ रखा। दोनों का। जदान सोफे से मोबाइल और गाड़ी की चाबी उठाते बोला, चल अगर किसी पर रोब डालने को दिल करे मुझ पर डाल लेना। हाँ, जितना तू मेरे
रोब में है। आज एयरपोर्ट की तस्वीर से ही अंदाज़ा हो गया है मुझे। सुल्तान तंजिया बोलते दरवाजे की तरफ बढ़ा। अच्छा एक बात सुन। अरहाम फौरन उठता, इसके कंधे पर हाथ रखे रोक गया। भौंक। जरदान भी भरपूर गुस्से से बोला। अब ये गुस्सा अरीसे पर ना निकाली, इसे पहले ही फीवर है। अरहाम बिल्कुल जरदान के पास बैठा था, इसलिए इससे फाज की सब बातें सुन रही थी। तेरी बहन का फीवर तो आज ऐसा ठीक करूंगा कि अगले 10 साल तक इसे फीवर दोबारा होने का सोचेगा भी नहीं। शैतान दरवाजे की तरफ बढ़ता बोला और कुछ कदम लेते वापस आया। जब अरहाम ने इसे आईब्रोज खाकर देखा और जिसकी आंखों में आंसुओं की तू वजह है, साले वो मेरी बहन है, तो आगे से तू भी ज़रा सोच समझ कर लंदन की टिकट करवाना। ये ना हो लंदन की बजाय तुझे मैं कहीं और ही भेज दूँ। शैतान ने अरहाम के कंधे पर हाथ रख से वार्न किया। देख लूँगा तुझे भी, जिसे दोस्त से ज़्यादा साला बनने का शौक हो रहा। फिलहाल ध्यान से जाना। अरहाम शैतान की बात हवा में उड़ाता बोला। तू भी सिकंदर से मिलते घर के लिए निकल, वहाँ ही आगे क्या करना मिलकर सोचते हैं। शैतान बोलते गाड़ी में बैठता अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गया। अरहाम भी अंदर की तरफ वापस मुड़ गया। और दिव्या अभी मैं मेडिसिन के जेरे असर थी। बुखार तो इसका उतर गया था, लेकिन वह वीकनेस से अभी भी अच्छी खासी थी। जब गुलनूर इसके लिए सूप लेकर आई। हो दिव्या बेटे उठो, ये सूप पी लो। उन्होंने एक ही दिन में मुरझाई हुई दिव्या को देखा, जिसका हुस्न तो मान नहीं पड़ा था, लेकिन अजीब सा उगवासा हुस्न, इसमें अजीब सी कशिश भर रहा था। और ये भी सच था कि कहावत के मुताबिक वो अगर चिराग लेकर भी ढूंढती हो दिव्या जैसे हीरा बहू इन्हें ना मिलती। छोटी मामा मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा, वो ब्रिशा से बातों बातों में पूछ चुकी थी। और इसके मुताबिक अरहाम इस वक्त घर पर नहीं था, मतलब वो सबको बिना बताए ही चला गया। देखो दिव्या बेटे, फिरोज़ा सूप ला रही थी, लेकिन मैं लाई क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी थी। तुम बिल्कुल परेशान ना हो, मैं अपने बेटे को जानती हूँ तुम इसके लिए क्या अहमियत रखती हो, मुझसे बेहतर कौन समझ सकता। बस ज़रा गुस्से का तेज़ और ज़िद्दी है, तो ये भी वक्त के साथ साथ सुधर जाएगा, जैसे तुम्हारे छोटे बाबा सुधर गए। नूर ने सीरियस बात करते करते एंड पर इसे मुस्कुराने पर मजबूर किया, क्योंकि गुल जितनी शर्मीली थी इस उम्र में भी सबको अच्छे से अंदाज़ा था। तो क्या छोटी मम्मा, छोटे बाबा भी ऐसे ही थे? हाँ बिल्कुल डिट्टो कॉपी है अरहाम इनकी। गुलनूर ने इसके मुंह में सूप का चम्मच डालते प्यार से कहा। क्या छोटे बाबा आप पर पहले ज़्यादा रोब डालते थे? दिव्या ने मासूमियत से सवाल किया। हाँ अरहाम तुम पर ज़्यादा रोब डालता है। गुलनूर ने प्यार से इसके बाल की कान के पीछे करते। नहीं हाँ बहुत रोब डालते हैं, इनका बस चले तो मुझे सांसें भी अपने मुताबिक लेने दे। दिव्या ने दोबारा सूप का चम्मच मुंह में लेते गुलनूर की तरफ देखते कहा कि कहीं इन्हें अपने बेटे की बुराई बुरी ना लग जाए। तो क्या तुम्हें ये सब बुरा लगता है? लेकिन वो मुस्कुराते हुए दिव्या को गला चम्मच पिलाते बोले। नहीं बुरा क्यों लगेगा, इनका हक है, लेकिन कुछ हक मेरे। वो जोश से बोलते बोलते सामने अपनी सास को देख अपनी जुबान दांतों तले दबा गए, लेकिन सामने गुलनूर को मुस्कुराते देख शर्म से अपनी नज़रें झुका गए। मेरी बात सुनो, आज रात मुझे अपने बेटे को थोड़ा ठीक करना है, ताकि वो मेरी इतनी प्यारी सी बहू की थोड़ी कदर कर सके। तो तुम हम सबका साथ दोगी? लेकिन छोटी मम्मा वो तो लंदन चले गए हैं। दिव्या ने आंसू बहाते कहा। कब और तुम्हें किसने बताया है? गुलनूर ने एकदम परेशान होते पूछा। वो कल रात कॉफ़ी देने गई थी तो बताया उन्होंने। और दिव्या ने अपनी गालों पर लड़कते आंसू को साफ करते कहा। कब की है फ्लाइट इस नालायकी? गुलनूर ने गुस्से से अपने काबिल बेटे को नालायक बनाते पूछा। वो मुझे लगता अब तक जा चुके होंगे। और दिव्या को पछतावा हुआ कि इसने सब खुद क्यों ना बताया अरहाम के जाने का। अगर घर के बड़ों को पता चलता तो वो इसे रोक ही लेते। और दिव्या अगर वो चला भी गया है तो कोई मसला नहीं, वापस भी फ़ौरन आना पड़ेगा इसे। और दिव्या अपने हाथों को देखते सोचों में गुम थी जब गुलनूर ने इसे तसल्ली दी। छोटी मम्मा वो आ जाएंगे? दिव्या ने बेयकीनी से पूछा। बच्चे अरीज़े और शैतान के वलीमे वाले दिन तुम्हारी भी रुखसती है, तो इसके बिना तो रुखसती हो नहीं सकती। गुलनूर ने इसके माथे पर बोसा देते आखिर अपना फैसला सुनाया, जिसको इसे आज अपने शोहर को बताते बाकी लोगों तक पहुंचाना था। छोटी मम्मा वो नहीं मानेंगे। और दिव्या ने अपने दिल के कच्चे को जुबान पर लाते गुलनूर के हाथों को पकड़े कहा। तुम बस अच्छे से दिल लगाकर खुशी खुशी सब तैयारियां करो, अरहाम को सीधा हम कर लेंगे। गुलनूर ने इसके हाथों को चूमते कहा। पक्का? जब दिव्या ने सुर्ख चेहरे से गुलनूर को देखते मुस्कुराते हुए पूछा। 100% पक्का मेरी जान। गुलनूर ने इसके मुस्कुराते
वही खिलते रंगों पर इसका माथा दोबारा से झूमा और बाउल उठाए खड़ी हुई। अब मेडिसिन खा लेना थोड़ी देर बाद, ताकि ये बुखार मेरी बेटी का पीछा छोड़ दे। छोटी मम्मा, आपकी ये वाली डोज से तो बुखार अब मेरे पास भी नहीं आएगा। और दिव्या ने फ्रेश सी मुस्कुराते हुए कहा। इसे ऐसा लग रहा था कि कमरे में अचानक हर तरफ ऑक्सीजन भर गई है, जिसमें वो खुल के सांस ले रही है। और दिव्या को यूं ही बेड क्राउन से टेक लगा सुकून से आंखें मूंदे देख नूर इसके सर पर हाथ फेर गई। छोटी मम्मा, आप वर्ल्ड की बेस्ट सास हैं और तुम वर्ल्ड की बेस्ट बहू। अब रेस्ट करो मेरा बच्चा, रात को वीडियो कॉल पर अपने शोहर की हवाइयाँ उड़ती भी तो देखनी है आपने। गुलनूर ने इसके हल्के गर्म गाल को प्यार से छूते इसके कंफर्ट को ठीक करते मुस्कुराते हुए कहा। या यू आर राइट छोटी मम्मा। दिव्या भी रिलैक्स होती तकिए पर सर रख गई और गुलनूर भी मुस्कुराते हुए कमरे से निकल गई। जरदान गुस्से से भरा हुआ फार्म हाउस पहुंचा और जल्दी से लॉन्च में दाखिल हुआ। जब अरीजे सामने ही सोफे पर बैठे अपने पाँव सामने टेबल पर टिकाए घुटनों पर सर रखे बैठी थी। अरीजे का मुंह दूसरी तरफ था, इसलिए जरदान को इसके कमदार कमर पर बिखरी बनाओ सिल्की जुल्फों ने अपने जाल में फंसाते अपना गुस्सा भूलने पर मजबूर किया था। जरदान दरवाजे में 5 मिनट से खड़ा किसी ट्रांस की कैफियत में इसके बालों को देख रहा था। जब 5 मिनट बाद भी अरीजे की पोजीशन में रत्ती बराबर फर्क ना आया तो वो आहिस्ता आहिस्ता बिना कदमों की आवाज़ पैदा किए इसके सामने गया कि देख सके इसकी बेगम इतनी देर से किस चीज़ को घो रही जो इसे दुनिया जहान का होश नहीं। और जरदान पहली फुर्सत में इस चीज़ के टुकड़े करते बाहर फेंकने का इरादा रखता था, पर जैसे ही वो अरीजे के सामने गया तो वो मंजर इस मंजर से कहीं ज़्यादा खूबसूरत था जो पिछले 5 मिनट से देखते अपना गुस्सा हवा कर गया था। क्योंकि इसकी प्यारी बीवी इस वक्त अपने घुटनों को अपना तकिया बनाए अपना गाल इस पर टिकाए हुए गहनी नींद में थी। जरदान शाह ने फ़ौरन अपना मोबाइल निकालते इस मंजर को अपने मोबाइल में कैद किया और एक ख़ास फोल्डर में मूव किया और दोबारा अरीजे की तरफ देखा, जिसके गाल घुटने पर टिकाने की वजह से इसके गुलाबी होंठ हल्के से ओ शेप में खुले हुए। जरदान का ईमान डगमगाने लगे। जरदान एहतियात से नीचे कारपेट पर घुटनों के बल बैठा, अपना चेहरा बिल्कुल अरीजे के चेहरे के पास करते इस मंजर को करीब से देखने का ख्वाहिशमंद था। अरीजे की सांसों की गरमाइश इसे अपने मुंह पर महसूस हो रही थी। इसके गुलाबी होंठ सांस लेने के साथ हल्की हल्की हरकत भी कर रहे थे। होंठों पर अब सोजन बिल्कुल नहीं थी। झुकने और अपने बाजू घुटने के गिर लपेटने पर इसका गला ज़्यादा गहरा ना होने के बावजूद इसकी गहराइयाँ और इन पर इसके शिद्दत भरे निशानात को काफ़ी हद तक अयां कर रहा था। दुपट्टा कंधे से ढलक कर जाने कब से सोफे पर पड़ा था। इसके फार्म हाउस पर सिर्फ बुआ और इनकी बेटी को ही कल रात से अंदर आने का बोला था, लेकिन इस वक्त अरीजे जिस लापरवाही से अपने क़यामत के हुस्न के जलवे बखेर रही थी, जरदान शाह को ये भी गवारा नहीं था कि वो दोनों भी अरीजे को इस हाल में देख चुकी हों। जरदान शाह का कुछ देर पहले उड़ने वाला गुस्सा दोबारा इस पर हावी होने लगा तो इसने गुस्से से इर्द-गिर्द देखा, लेकिन महसूस ऐसा ही हो रहा था वो दोनों यहाँ मौजूद नहीं थे। जब जरदान की तनी रगें थोड़ी रिलैक्स हुई और वो घुटनों के बल ही चलते अरीजे के बिल्कुल करीब होता इसके हल्के खुले होंठों पर अपने होंठ रख गया। कौन है? इससे पहले कि वो इसके इन गुलाबी होंठों को अपनी तशनगी मिटाते सुर्ख करता, अरीजे ने आंखें खोलने से पहले ही इसे ज़ोरदार धक्का देते सोफे पर टांगे रखते पीछे को होते चीखें मारते अपनी कच्ची नींद से जागती गुलाबी होती आंखों से जरदान की तरफ देखा, जो इसके धक्का देने से अपने हाथों को कारपेट पर रखे खुद को पीछे गिरने से बचाता भरपूर गुस्से से इसे देख रहा था। आप क्या पागल हो गए हैं? किसी को नींद से ऐसे भी जगाया जाता है? अरीजे ने अपने 100 की स्पीड पर धड़कते दिल पर हाथ रखे जरदान को घूर कर देखा। इसे ऐसा लग रहा था अभी से हार्ट अटैक हो जाता, जितनी बुरी तरह वो नींद में डरी थी। लेकिन सामने जरदान को सुर्ख आंखों से खामोशी से खुद को घूरते देख अरीजे की जान अब सही में निकली थी। सॉरी वो मैं डर गई थी, मुझे लगा पता नहीं कौन है। अरीजे ने जरदान शाह को अपने हाथों पर वजन डालते एक जंप से उठते देख डरते हुए कहा। वो जाने में जरदान से काफ़ी बदतमीजी कर गई थी। मेरे अलावा किसी की ज़रूरत है कि तुम्हारे इतना करीब आना तो दूर तुम्हारे साए को भी छू सके। जरदान सोफे पर इसकी वाली जगह पर बैठते इसे पाँव से खींचते अपने करीब करता, इसकी टांगें अपने गोद में रखे। जरदान आप ये क्या कर रहे? अरीजे ने अपनी टांगें जरदान के बाजों के नीचे से निकालने की कोशिश करते इधर उधर देखते
पैनिक होते कहा, अभी कुछ नहीं करूँगा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, तुम इस हुलिये में लाउंज में किस खुशी में सो रही थी? सदान ने दुपट्टे से बेनियाज मैरून रंग के इसकी फिटिंग के ऐन मुताबिक फ्रॉक में, जिस पर ब्लैक रंग की नफीस सी कढ़ाई हुई थी, गले में इसकी रात की मुंह दिखाई के साथ इसकी शिद्दतों के निशान भी पूरी आबोताब से जगमगाते इसके हुस्न को चांदी की तरह चमकते देख सदान तीखे लहजे से बोला, बेशक इसे किसी ने इस हुलिये में नहीं देखा था, लेकिन ऐसे अगर वो शाह हवेली में होती तो कोई ना कोई ज़रूर देखता ही इसे। जब अरीज़ा ने खुद पर नज़र डाली और बेख्तियार अपना हाथ अपने गले पर फेरते तो देखते दुपट्टे को ढूंढा जो इसे सदान के हाथ में पकड़ा नजर आया। वो बुआ के जाने के बाद मैं आपका इंतज़ार कर रही थी, पता नहीं कैसे आंख लग गई। अरीज़ा ने सदान से दुपट्टा पकड़ने की कोशिश करते शर्मिंदगी से कहा, वो सच में इस वक्त जिस हुलिये में सदान के सामने थी, किसी और के सामने आने का सोच भी नहीं सकती थी। सोच तो वो जदान के सामने आने का भी ना सकती, लेकिन वो इस वक्त जदान के सामने इस हालत में बैठी थी। आइंदा से ध्यान रखना, मैं इस मामले में काफ़ी पॉजिटिव हूँ, तो आइंदा ऐसा कुछ होने पर तुम्हें मेरे शदीद गुस्से का सामना भी करना पड़ सकता, जो तुम यकीनन करना नहीं चाहोगी। जदान इसके शर्मिंदा रवैये पर अपने दिल के हाथों मजबूर होता इसके बिखरे बालों को इसकी गर्दन से हटाते वहां अपने लब रख गया। जदान, कोई आ जाएगा। अलीज़ा ने जदान के अपने गर्दन पर झुकते देख फौरन कहा, हाय यार, वैसे मेरी ये ख्वाहिश ही रह गई कि शादी से पहले तुम्हारी मेरी छुप छुप कर मुलाकातें होती हैं और तुम ये डायलॉग बोलती। जदान इसके सुर्ख होते गालों पर अपने लब रखते शरारती अंदाज से हंसत लिए बोला, जदान, आप बस यही सभी सोचते रहते थे? तुम्हें सोचना, चाहना, महसूस करना मेरा फेवरेट काम है। जदान अपना घुटना सोफे पर फोल्ड करते अरीज़े की दोनों टांगों को अपनी कमर के इर्द गिर्द फोल्ड करते इसे अपने सीने में बींच गया। जरदान, हमें घर जाना है, आप क्या कर रहे हैं? अरीज़ा अपने पागल शोहर को देखती रुहानसी हुई, जो इसे तो किस जगह कैसे उठना बैठना अच्छे से समझा गया था, लेकिन अपने लिए इसका वो सब समझने का कोई इरादा नहीं था। हाँ, घर भी जाएंगे और आज रात तुम्हारा फीवर भी अच्छे से ठीक करना है। जरदान अरीज़ा को कमर से पकड़ते सीधा हुआ और इसे अपने लैप में बिठाते इसे कान के पास बोला, जरदान, सच में फीवर था। अरीज़ा ने अपनी पोजीशन पर सुर्ख होते जरदान के कंधों पर हाथ रखे रोनी सूरत बनाई। हाँ, तुम्हारा फीवर मुझे रात से काफ़ी तंग कर रहा, तो इसका इलाज तो अब बनता ही है। जरदान इसके कंधों पर रखे हाथों को अपनी गर्दन के पीछे लाते इसे अपने करीब करते इसकी गर्दन के हर हिस्से को अपने लोगों से छूने लगा। जरदान, प्लीज़ घर चलें। अरीज़ा ने अपने कांपते वजूद पर काबू पाते रिक्वेस्ट की। बस 5 मिनट खुद को महसूस करने दो, फिर बाकी का रोमांस गाड़ी में पूरा कर लेंगे। जरदान ने इसके नरम और मुलायम बालों को अपनी मुट्ठी में नरमी से भरते इनकी खुशबू को खुद में उतारा। इससे पहले कि अरीज़ा जरदान से कोई और रिक्वेस्ट करती, जरदान इसके गुलाबी होंठों पर झुकता इन्हें शिद्दत से अपने अनाबी होंठों में भर गया। वो इसके होंठों को बेताबी से सख्त कर गया। अब जरदान अरीज़ा को कुछ बोलने की भी इजाज़त नहीं दे रहा था। जरदान अरीज़ा की सांसों को अच्छे से इनहेल करता, कभी इसके बिलाई लब को अपने होंठों में दबाता और कभी निचले होंठ को अपने दांतों में नरमी से कुचलता इसकी सांसें तंग कर गया। अरीज़ा के हाथों की बढ़ती मज़ाहमत पर जरदान इसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में लेते दूसरा हाथ इसकी कमर में डाले इसे अपने और करीब करते अपनी शिद्दत में इजाफा कर गया। जरदान की बढ़ती मदहोशी को इसके फ़ोन पर होती बेल ने ब्रेक लगाई। वो फ़ौरन इसके लबों पर ज़ोर से बोसा देते दूर हुआ और इसकी कमर में हाथ डाले ही टेबल पर पड़े मोबाइल को उठाया। अरीज़ा इसके कंधे पर सर रखे अपनी सांसें नॉर्मल करने लगा। अरीज़ा पहले इसके कंधे पर झुके अपनी सांसें नॉर्मल कर रही थी। जरदान जान ने इसे देखने लगा। जब फाज भाई का नाम और तस्वीर स्क्रीन पर शो होते देख अरीज़ा एक झटके से इससे दूर होती सोफे के किनारे से जा लगी। अरे माय डियर, ऑडियो कॉल पर भाई को कुछ पता नहीं चलेगा कि हम इस वक्त क्या कर रहे थे। जरदान अरीज़ा के फाज की कॉल देखते दूर भागने पर हंसते हुए बोला, आप फ़ोन अटेंड करें ना। अरीज़ा ने जरदान को गहरी सांसें लेते घूरते हुए देखा। अच्छा, अगर इन सांसों से कॉल अटेंड करूँगा तो भाई का पहला सवाल यही होगा, क्या हुआ? करूँ अटेंड? जरदान की सांसें भी अभी नॉर्मल नहीं हुई थी, इसीलिए वो कॉल अटेंड नहीं कर रहा था, लेकिन अपनी मासूम बीवी की हालत देखते वो मुसलसल मुस्कुरा रहा था।
जो अब सिर्फ ज़ैदान को घूर रही थी। जाकर रूम में अपने इन निशानात को छुपाओ, फिर निकलें घर के लिए। ज़ैदान ने इसकी गर्दन पर मौजूद निशानों पर अपनी उंगली ट्रेस करते, इसके होंठों को हल्का सा छूते इसका दुपट्टा इसकी गोद में रख गया। किस से छुपाऊं? अरीज़े ने ज़ैदान से दोबारा इसके पास आने पर फ़ौरन सोफे से खड़े होते फासला बनाते पूछा, ड्रेसिंग वाले ड्रॉअर में तुम्हारे लिए मंगवाया सामान पड़ा है, देखा नहीं तुमने? मैं देखती हूँ। अरीज़ा खुद भी ये निशान देखती शर्म से लाल हो रही थी, इसलिए इसने ऐसा फ्रॉक सेलेक्ट किया था जिसका गला इन सब में से कम गहरा था। लेकिन इसके दिमाग में ऐसा कोई सामान ढूंढने का आया नहीं था। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरीज़ा सीढ़ियों के पास खड़ी होती बोली। अब बता तो दिया है, ज़ैदान अरीज़ा की तरफ कदम बढ़ाते बोला। जब अरीज़ा इसके बढ़ते कदमों को देख स्पीड से सीढ़ियाँ चढ़ गई। ज़ैदान इसकी चालाकी पर अपने कदमों को रोकता वहीं सोफे पर बैठा देखिए एक हवेली जाती मैं आपको नजर भी नहीं आऊंगी। अरीज़ा भाग कर सीढ़ियाँ चढ़ती आधी सीढ़ियों पर ही मुड़ कर ज़ैदान को मासूम सी धमकी दे गई। हवेली जाने और कुछ ज़ैदान के दूर बैठे होने पर वो खुद को थोड़ा बहादुर सा महसूस कर रही थी। फिर रात को जो हाल करूँगा वो भी सोच लेना मेरी जान। ज़ैदान अरीज़ा को सोफे पर बैठे ही आंख वंग करते तो पा गया। रात जैसे बहुत नरमी से पेश आ रहे। अरीज़ा सुर्ख चेहरे से मुड़ती आहिस्ता आवाज़ से बोली, अभी तुमने मेरा जुनून देखा कहाँ है? मेरी जान देख लेती तो ना तो भाग भाग कर सीढ़ियाँ चढ़ पाती और ना ही ऐसे फराटे से जुबान चला पाती। ज़ैदान पूरी तरह अरीज़ा की तरफ मुतवज्जा था, इसीलिए इसके तेज़ कान इसकी आहिस्ता आवाज़ को सुनते अपनी नाजुक जान को सर से पाँव तक लर्जा गए। अरीज़ा ज़ैदान की बात सुनते सीढ़ी पर खड़ी गर्दन मोड़े हैरानगी से देखने लगी। जब ज़ैदान मोबाइल पर फास्ट को जस्ट कमिंग मैसेज लिखते अरीज़ा को देखते दोबारा आंख वंक करने के साथ साथ फ्लाइंग किस भी भेजता अरीज़ा को वहाँ से भागने पर मजबूर कर गया। तौबा, कितने ख़तरनाक हैं ये। अरीज़ा ज़ैदान की हरकत पर शर्म से लाल होती तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ती इस बार सिर्फ मुंह में बड़बड़ाई, सुनो। इससे पहले कि अरीज़ा कमरे की तरफ मुड़ती ज़ैदान की पुकार पर दोबारा रुकते रेलिंग पकड़े इसकी तरफ देखने लगे। अपने ये बाल अच्छे से बांध कर आना, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि इन पर किसी और की नज़र भी पड़े। ज़ैदान सोफे पर बैठे बैठे ही ऊंची आवाज़ में बोलता अरीज़ा को सुलगा गया। और कोई हुक्म? सरताज साहब। अरीज़ा अपना एक हाथ रेलिंग पर ही रखे दूसरा हाथ अपने सीने पर रखे थोड़ा सा झुकती तंजिया बोली, बाकी हुक्म रात को दूंगा मेरी नाजुक अल्लाह। ज़ैदान अपनी और अरीज़ा की इस हल्की फुल्की नोक झोंक को एंजॉय करता मुस्कुराते हुए बोला। जब अरीज़ा जवाब दिए बिना कमरे की तरफ बढ़ गई। ज़ैदान अपने दिल की पुरजोर फरमाइश पर भी इसके पीछे ना गया कि इसे अगले 1.5 घंटे में हवेली पहुंचना था। चलें। ज़ैदान मोबाइल पर ही मसरूफ़ था जब अरीज़ा 5 मिनट बाद ही मैरून रंग की चादर खुद पर लपेटे सीढ़ियाँ उतरती इसके सामने खड़ी बोली, काफ़ी जल्दी है घर जाने की। ज़ैदान खड़े होते मोबाइल पॉकेट में रखता अरीज़ा के कान के पास सरगोशी करते इसके गाल को अपने लबों से छूते दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अल्लाह ताला जी, क्या दुनिया का सबसे बेबाक बंदा मेरे ही नसीब में लिखना था। अरीज़ा अपने धड़कते दिल पर हाथ रखते ऊपर की तरफ देखती बोली, अल्लाह ताला ने ये बंदा ख़ास तौर पर आपके लिए पैदा किया है। मेरी जान तो झेलना भी आपको ही है इसको सारी ज़िंदगी। ज़ैदान अरीज़ा की बात सुनते फ़ौरन वापस मुड़ता इसकी कमर हाथ डाले इसे अपने नज़दीक करते अपनी उंगलियां इसके गालों पर फेरते बेबाकी से बोला, अपना चेहरा अच्छे से कवर करके बाहर आना। ज़ैदान की नज़रें अरीज़ा के गुलाबी लबों पर पड़ी तो वो फ़ौरन इससे पीछे होते नया हुक्म दे गया, सुने, मुझे सांस नहीं आता। निकाब करके अरीज़ा इसके पीछे बाहर की तरफ बढ़ती बोली, जब सांस बंद हो बता देना, तुम्हारी सांसें बहाल करने की जिम्मेदारी मेरी। ज़ैदान के बढ़ते बढ़ते भी अपनी बेबाक बातों से अरीज़ा के दिल को धड़का रहा था। अरीज़ा ने दोबारा ऊपर की तरफ देखते दिल में दोबारा अल्लाह ताला से शिकवा किया और चादर से अपना मुंह ढांपते ज़ैदान के पीछे पीछे कदम बढ़ाती गाड़ी में आकर बैठी जिसका दरवाज़ा पहले ही ज़ैदान खोले खड़ा था। ज़ैदान ने अरीज़ा की चादर का पल्लू इसके गोद में रखते दरवाज़ा बंद किया और अरीज़ा को गहरी मुस्कुराती आंखों से देखते ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा।
कल जब वो आ रहे थे ज़ैदान शाह ने बिल्कुल नहीं सोचा था वो अपनी ज़िंदगी के इतने खूबसूरत लम्हे जिएगा। गाड़ी को फार्म हाउस से निकालते इसने गाड़ी में सॉफ्ट सा रोमांटिक म्यूज़िक भी चला लिया तो रिजे ने ज़ैदान को एक नज़र देखते अपनी आंखें मूंदे सीट से टेक लगाई। वापसी का सफ़र इसके लिए कल के सफ़र से काफ़ी पुरसुकून था। आते वक्त वो जितनी परेशान थी, जाते वक्त वो इतनी पुरसुकून थी क्योंकि इसे ज़ैदान का साथ, इसका छूना, अपना हक जताना कुछ भी नागवार नहीं लगा था। इसीलिए दिल से सदा आ रही थी कि आने वाला वक्त इससे भी खूबसूरत होने वाला है और अरीज़े शाह के कोरे दिल पर भी ज़ैदान शाह की गहरी छाप पड़ने वाली थी। पर क्या तकदीर को इनका साथ मंजूर था या जो सब लिखारी कहते थे इनके साथ भी वही तय होना तय था, क्योंकि इश्क की जनोखेजियों की दास्तानें लिखते लोग अक्सर नम आँखों से इख्तिताम तक पहुँचते हैं। जारी है। कैसी लगी आज की एपिसोड? उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर नावल पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सबका चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।